नमस्कार, 5 की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। इजरायल और गाजा के बीच युद्ध का आज तीसरा दिन है। दोनों ही ओर से जमकर हमले किए जा रहे हैं। हालांकि अब इजरायल हावी होता हुआ नजर आ रहा है। हमास के हमले में 700 से ज्यादा इजरायली नागरिकों और सुरक्षा बलों की जान गई है तो करीब 2100 लोग घायल हुए हैं। उधर इजरायल के हमले में 400 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं और 2000 से ज्यादा घायल हुए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से अलग अलग इलाके जो हैं, अलग अलग इमारतों को अब इजरायल की तरफ से भी निशाना बनाया जाने लगा है और हमास की तरफ, गाजा पट्टी की तरफ कई इमारतों को इजरायली सेना ने नेस्तनाबूद कर दिया है। इस सब के बीच अमेरिका ने हमास के खिलाफ जंग में इजरायल को समर्थन और सैन्य मदद देने का ऐलान किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिकी जहाजों और युद्धक विमानों को इजरायल के पास तैनात करने का आदेश दिया है। हमास ने इजरायल के कई नागरिकों को बंधक बनाया है। अब ये खतरा मंडराने लगा है कि हमास इन बंधकों को ढाल की तरह इस्तेमाल कर सकता है। हमास का ये हमला इजरायल पर बीते कई दशक में हुआ सबसे बड़ा हमला है और इस हमले के तुरंत बाद इजरायल ने गाजा पट्टी में हमास के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया है। तो हम विस्तार से बात करेंगे और आपको अलग अलग ग्राउंड रिपोर्ट जो है वो भी हम 5 की बात में दिखाएंगे। तो इजरायल और गाजा के बीच युद्ध का आज तीसरा दिन है और एनडीटीवी की जो टीम है वो ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। इस वक्त हमारे दो सहयोगी उमाशंकर सिंह और कादम्बिनी शर्मा एश्केलॉन शहर में है। ये दोनों बता रहे हैं कि एश्केलॉन शहर जो है वहां पर हालात किस कदर बदतर बने हुए हैं। लगातार गाजा की ओर से रॉकेट दागे जा रहे हैं जिससे यहाँ पर भारी तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। रॉकेट से बचाव के लिए यहाँ बंकर बनाए गए हैं। हमारे सहयोगी भी इन बनाए गए बंकरों को दिखा रहे हैं। एनडीटीवी की इजरायल से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट सबसे पहले आपको दिखाते हैं। ये रॉकेट अभी चला गाजा पट्टी की तरफ से और हमें ये शेल्टर लेने के लिए यहाँ बंकर में आना पड़ा है। ये जो आवाज धमधम की आवाज आ रही है वो ये देखिए, हम यहाँ अभी सेफ जगह पे आ गए। यहाँ पे तमाम लोग जो हैं वो जुटे हुए हैं। तो ये पहला लाइव वास्ता जो रॉकेट अटैक हो रहा है गाजा पट्टी की तरफ से, उसका पहला लाइव हमारा सामना हुआ है। We reached the hotel and immediately the siren went off and we had to run inside into this. और हमारा सामान अभी भी बाहर ही पड़ा हुआ है। सामान, the luggage is still outside. और अब आपको एक वीडियो दिखाते हैं जो हमास ने रिलीज किया है। इस वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे रॉकेट्स जो तो ये वो वीडियो आप देख रहे थे जो हमास की तरफ से जारी किया गया। हमारे दोनों सहयोगी जो हैं वो एश्केलॉन शहर में इजरायल के जो गाजा पट्टी से मात्र 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर है और बहुत ही नज़दीक से वो देख पा रहे हैं कि क्या कुछ वहाँ पर चल रहा है। और जहाँ पर वो रुके हुए हैं वहाँ पर दर्जनों रॉकेट्स जो हैं वो आसमान में दिखाई दिए हैं। हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देखिए, रॉकेट का लगातार जो रॉकेट की जो बारिश है वो हो रही है और ये देखिए, दिन में आसमान में इतने सारे जो रॉकेट चारों तरफ से धमाका। ये देखिए, पूरे आसमान में जो रॉकेट है, रॉकेट ही रॉकेट। और बंकर में भागना जो है वो मुनासिब है, लेकिन क्योंकि यहाँ हम ये दिखाने अपने दर्शकों को आए कि देखिए किस तरह से एक साथ सैकड़ों की तादाद में
रॉकेट का हमला सामने गाजा है, सामने गाजा पट्टी की तरफ से ये तमाम रॉकेट जो है वो छोड़े जा रहे हैं और यहाँ आवाज आसमान जो है वो धमाकों से गूंज रहा है और देखिए किस तरीके से धुएं के छोटे छोटे गुबार जो हैं वो ऊपर नजर आ रहे हैं। जहां जहां इंटरसेप्ट हो रहा है रॉकेट, और कई रॉकेट जो हैं वो जाहिर सी बात है कि रिहायशी इलाकों पे गिर भी रहे होंगे, जिसकी बाद में जिससे क्या नुकसान हुआ इसकी ये बात जो है बाद में पता चलेगी। तो ये अश्केलन शहर की ये हालत है और रह रहकर यहाँ पे सायरन के साथ साथ इस तरह के धमाकों की आवाज आती है। तो आपने देखा हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं ग्राउंड जीरो पर, और उनके बिल्कुल सामने रॉकेट्स जो हैं वो चलते हुए नजर आ रहे हैं और स्थिति वहां पर बेहद तनावपूर्ण बनी हुई है, क्योंकि इजराइल ने अब पलटवार शुरू किया है और इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू वो कह चुके हैं कि जो हमास ने शुरू किया है उसका अंजाम उसे भुगतना होगा। इजराइल गाजा युद्ध में सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है, हजारों घायल हो चुके हैं। ये लड़ाई हमास के आतंकियों के हमले से शुरू हुई है और जब अब जो है दोनों तरफ से पलटवार में ये तब्दील हो चुकी है। वहां का पर इस वक्त क्या कुछ स्थिति चल रही है, एक और रिपोर्ट जो है हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह की, वो आपको दिखाते हैं। अभी अभी यरूशलेम और पूरे इजराइल में सायरन की आवाज़ जो है वो सुनाई पड़ी और उसके साथ ही धमाकों की आवाज़ जो लगातार आ रही है वो तो आ ही रही है। देखिए जहां अभी मैं हूं इस तरफ जो है वो गाजा है और जो कल रात को भी रॉकेट आया था वो इस तरफ से आया था और ये इजराइल की तरफ आता है और जैसे ही ख़तरे का अंदेशा होता है उसके बाद जो है वो सायरन जो है बजना शुरू हो जाता है। कल भी हमें बताया गया जब हम रात को आ रहे थे कि सायरन की जब भी आवाज़ आए तो सुरक्षित जगह पर जाकर आप अपना जो पनाह है वो लें। गाड़ी में आते समय भी ये कहा गया कि जब भी ऐसी आवाज़ हो और गाड़ी में हो तो गाड़ी से उतरकर ज़मीन पर लेट जाएं, क्योंकि इसी तरीके से आप सुरक्षित रह सकते हैं। तो यहाँ पे हर 5-10 मिनट पर धमाके की जो आवाज़ है वो आती है। अभी एयर सायरन की आवाज़ जो है वो आई। जाहिर सी बात है कि हवाई हमले का अंदेशा जो है वो फिर से एक बार यहाँ पर है। हालांकि जो इजराइल है उसने कंट्रोल करने का दावा किया है और ये कहा है कि सब पूरे इलाके में जहाँ पे आतंकवादी घुसे थे उन सभी इलाकों पर दोबारा से जो इजराइल डिफेंस फोर्स है उसका कब्जा हो गया है। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया है कि कुछ इलाके में मिलिटेंट अभी भी हो सकते हैं, लेकिन जहाँ तक कंट्रोल की बात है पूरी तरीके से जो इजराइल के हर क्षेत्र में ये जो इजराइल डिफेंस फोर्स है उसका जो कब्जा है उसका जो डोमिनेंस है वो हो गया है। तकरीबन 3 लाख जो रिजर्विस्ट हैं उनको जो मोबिलाइज करने की जो बात की गई है वो यानी कि वैसे जो सेना के जो लोग जो कि पहले रिटायर हो चुके लेकिन अभी भी अपनी सेवा दे सकते हैं। तो ये एक तैयारी दिखाता है किस तरीके से जो इजराइल है वो जवाबी कार्रवाई के लिए तैयारी कर रहा है। और जाहिर सी बात है कि बार बार जिस तरीके से कहा गया है कि जो हमला हुआ शनिवार को और जो लगातार चल रहा है उसका माकूल जवाब इजराइल की तरफ से दिया जाएगा। तो इस एयर सायरन और इस तरह के धमाकों के बीच हम आपके लिए रिपोर्ट लेकर आ रहे हैं, आते रहेंगे। अश्केलन से उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। तो सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है दोनों ही तरफ और हजारों लोग जो हैं वो घायल हुए हैं। कई लोग बेघर हो चुके हैं क्योंकि कईयों के घर जो हैं वो पूरी तरह इन हमलों में नेस्तनाबूद हो चुके हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर कई खड़े हो रहे हैं। इजराइल के ऊपर हुए हमले के बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इजराइल जिसका इंटेलिजेंस सिस्टम दुनिया के सबसे बेहतरीन सिस्टमों से एक है, उससे ये चूक कैसे हुई है? उन्हें कैसे पता नहीं लगा कि उनके ऊपर इतना बड़ा हमला होने जा रहा है? तो इजराइल की जो नाकामी है उस पर कई सवाल यहां पर उठते हुए नजर आ रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल जो है उसमें यही उठ रहा है कि हमास के हमले के दौरान इजरायली सेना वहां पर नजर क्यों नहीं आई? क्योंकि शुरुआत में जब हमले हुए हैं वहां पर इजरायली सेना को बिल्कुल भनक नहीं थी। ये सबसे बड़ी बात है। महीनों से हो रही तैयारी की भनक मोसाद को कैसे नहीं हुई, ये दूसरा बड़ा सवाल है। क्योंकि मोसाद के बारे में सब जानते हैं कि किस तरह की उसकी रणनीति रहती है, कितने हाईटेक उसके पास सिस्टम्स हैं और उससे इतनी बड़ी चूक आखिर कैसे हुई है? हमास की रणनीति से पूरी तरह कैसे अनजान रहा इजराइल? ये एक बहुत बड़ा सवाल पूछा जा रहा है क्योंकि इतने बड़े हमले के लिए बहुत पहले से तैयारियां जो है वो शुरू हो गई होंगी, लेकिन इजराइल को भनक तक नहीं लगी। ये अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है। और उसके बाद जब इतनी
चाक चौबंद व्यवस्था की, सिस्टम की, सुरक्षा की बात की जाती है इजराइल के, तो इतने बड़े हमले के लिए वो तैयार नजर नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर नुकसान जो है इजराइल का बहुत ज्यादा हो गया है। जबकि देखा ऐसा जाता है कि इजराइल जो है इस तरह के हमलों के लिए हमेशा तैयार रहता है, वहां के जो लोग हैं वो तैयार रहते हैं, सबके घरों में बंकर्स बने हुए हैं, लेकिन सरकार और सेना जो है इजराइल की वो इतने बड़े हमले के लिए तैयार नजर नहीं आए, और इसीलिए इतनी बड़ी तादाद में उनका नुकसान जो है वो होता हुआ नजर आया है। इजराइल के तैयार नहीं होने से ही ये जो बंधक संकट वहां पर दिख रहा है वो गहराया है, क्योंकि कई लोगों को हमास के लड़ाके जो हैं वो बंधक बनाकर ले गए हैं, और कई तरह के खतरे जो हैं वो मंडरा रहे हैं। माना जा रहा है कि उनको वो ढाल के रूप में भी अपना सकते हैं, जिन इजरायली लोगों को बंधक बनाया है उनको, इजरायली सेना से बचने के लिए। तो इजराइल डिफेंस फोर्स की तरफ से जो बयान जारी करके कहा गया है वो भी आपको बता देते हैं। उसकी तरफ से कहा गया है कि हमास का ये हमला 9/11 की तरह है, जबकि भारत में इजराइल के राजदूत ने इसकी तुलना 26/11 से की है और कहा है कि हम हमला करने वालों को छोड़ेंगे नहीं। जो इजराइल डिफेंस फोर्स है उसके प्रवक्ता के मुताबिक दक्षिणी इजराइल में कई जगहों पर अभी लड़ाई जारी है। इजराइल के मुताबिक करीब 1000 आतंकी हमारी सीमा में घुसे। हमलों में 700 इजरायली नागरिकों की मौत हो गई, जबकि 2100 लोग घायल हुए, और आशंका यही जाहिर की जा रही है कि मौत का जो आंकड़ा है वो बढ़ सकता है। लेकिन यहाँ पर आईडीएफ ने चेतावनी भी जारी करते हुए कहा है कि जब युद्ध खत्म होगा तो ना तो हमास के पास कोई ताकत बचेगी और ना ही गाजा में सत्ता बचेगी। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इजराइल जो है अब वो पलटवार के मोड में पूरी तरह से आ चुका है, और उसने धीरे धीरे गाजा पर हमले जो हैं वो बढ़ा दिए हैं, और अभी पिछले कुछ 24 घंटों की अगर बात करें तो 4 से ज्यादा लोगों की वहां पर मौत हो चुकी है। तो यहाँ पर फिलहाल हम 5 की बात में एक छोटे से yesterday's invasion of Israel, about 1,000 bloodthirsty Palestinians who went house to house, building to building, in search for Israeli civilians, massacred. Approximately 700 Israelis have been killed, and that's civilians and military included, and more than 2,100 have been wounded. If you're Americans and want to compare this to something in American history, then this could be a 9/11 and a Pearl Harbor wrapped into one. Our job is to make sure that at the end of this war, Hamas will no longer have any military capabilities to threaten Israeli civilians with. And in addition to that, we are also to make sure that Hamas will not be able to govern the Gaza Strip. तो फिलहाल 5 की बात में एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार आपको बताएंगे गाजा क्या है, वहां से किस तरह से चीजें ऑपरेट हो रही हैं, और हमारी कुछ और ग्राउंड रिपोर्ट्स भी अभी बाकी है। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। तो बार बार इजराइल और गाजा के हमले में ये जिक्र भी हो रहा है, ये सवाल भी उठ रहा है कि आखिर गाजा पट्टी है क्या, और किस तरह से स्थितियां जो है वो वहां पर बदलती हुई नजर आ रही। तो आपको बता दें, यहाँ पर इजराइल मिस्र सीमा जो है उस पर ये गाजा पट्टी बनी हुई है, और भूमध्य सागर जो है उससे ये लगा हुआ है गाजा। पहले मिस्र का हिस्सा जो है वो ये हुआ करता था, और 1967 से इजराइल का कब्जा जो है वो यहाँ पर हो गया। 25 किलोमीटर लंबी और 6 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है ये, जिसे गाजा पट्टी के नाम से पुकारा जाता है। आबादी यहाँ की आपको बता दें 22 लाख है, और दुनिया की सबसे घनी आबादी वाले इलाकों में से एक है गाजा पट्टी का इलाका। 2007 से हमास ने यहाँ पर कब्जा किया हुआ है, और उसी का राज यहाँ पर है, उसी का शासन यहाँ पर है। 2007 से इजराइल से भूमि, जल और हवाई पाबंदी जो है वो यहाँ पर चल रही है। इजराइल की 55 किलोमीटर लंबी 8 मीटर ऊंची दीवार से ये घिरा हुआ है। इजराइल नियंत्रित चौकियों से जरूरी सामान की आपूर्ति जो है वो होती है। तो इस तरह की स्थिति यहाँ पर है। क्या है वहां की स्थिति और क्यों हमले कर रहा है, इस बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह। शनिवार को गाजा पट्टी की तरफ से हुए हमास के हमले के बाद इजराइल ने युद्ध के हालात की घोषणा कर दी है। हालात यहाँ तक बिगड़े हैं क्योंकि इसमें एक पक्ष गाजा का भी है। गाजा पट्टी जो करीब 25 मील लंबाई और 7 मील की चौड़ाई में फैला हुआ है, ये फिलिस्तीन का हिस्सा है, लेकिन उससे ज़मीनी तौर पर पूरी तरह से कटा हुआ है। इसके पश्चिम की पूरी सीमा भूमध्य सागर से लगती है, जो पीछे नज़र भी आ रही है। और ये जो 2005 तक इस पर इजराइल का कब्जा था, लेकिन 2005 में इजराइल ने इस पर अपना कब्जा छोड़ दिया। लेकिन क्योंकि ये चारों तरफ से इजराइल से घिरा हुआ है, इजराइल का इस पर पूरी तरह से नियंत्रण रहता है। यहाँ किसी भी प्रकार की सप्लाई जो पहुँचती है वो इजराइल के रास्ते ही पहुँचती है। केरम सलोम वो चेक पॉइंट है
जहां से गाज़ा को सप्लाई जाती है, खाने पीने की चीज़ों से लेकर दवा और बाकी ज़रूरत की चीज़ों तक। तो पूरी तरह से गाज़ा पट्टी जो है सप्लाई के लिए इजराइल पे निर्भर है। 2007 से गाज़ा फ़िलिस्तीन अथॉरिटी के नियंत्रण से निकलकर हमास के नियंत्रण में आ गया और इजराइल के अलावा अमेरिका, यूके, कनाडा जैसे देश जो हैं वो हमास को आतंकवादी संगठन करार उन्होंने दिया हुआ है, जबकि न्यूजीलैंड जैसे देश ने हमास के मिलिट्री विंग को आतंकवादी संगठन माना है। हमास को इजराइल मंजूर नहीं और वह इसे फ़िलिस्तीन की ज़मीन पर कब्जा मानता है, फ़िलिस्तीन की आज़ादी के लिए लड़ाई की बात करता है और ताज़ा हमले को भी उसने इजराइल की ऑक्यूपेशनल फोर्स के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई बताया है। हमास को ईरान से भारी समर्थन मिलता है। काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशन के मुताबिक ईरान हमास को पैसे से लेकर हथियार और ट्रेनिंग तक देता है। इजिप्ट हालांकि सिर्फ राजनीतिक समर्थन की बात करता है, लेकिन इजराइल का आरोप है कि हमास के पीछे इजिप्ट भी है। लेबनान का हिजबुल्लाह संगठन तो हमास को खुलेआम समर्थन देता ही है। इस हमले के बाद भी इजराइल की उत्तरी सीमा से लगने वाले इलाके में जो हिजबुल्लाह है उसने हमला किया, हालांकि उसका प्रतिकार भी किया गया। जो इजराइल की तरफ से भी जो जवाबी कार्रवाई है वो की गई। अलक्सा जो मॉस्क है, जो मस्जिद है, इजराइल गाजा के बीच टकराव का एक बड़ा कारण है। मक्का मदीना के बाद यरूशलेम इस्लाम का दूसरा सबसे पवित्र जगह जो है माना जाता है और इसी तरह जो यहूदी हैं वो भी उसे अपना सबसे पवित्र जगह मानते हैं। वहाँ इजराइल का नियंत्रण हमास के लड़ाकों को कतई मंजूर नहीं है। गाजा का आरोप रहा है कि इजराइल गाजा को लेकर मनमर्जी चलाता रहता है। गाजा पर जिस तरीके से इजराइल का नियंत्रण है उसे दुनिया की सबसे बड़ी ओपन जेल भी कहा जाता है। इस तरह का आरोप जो है वो गाजा या फ़िलिस्तीन की तरफ से लगाया जाता है। इजराइल के अरब बहुल क्षेत्रों में हमास को पूरा समर्थन मिलता है और यहूदी और अरब संघर्ष ने जो कई खूनी पहलू देखे हैं, कई दौर इसके देखे हैं, लेकिन इस बार का हमला सबसे घातक है और इजराइल की तरफ से जारी जो कार्रवाई है वो उससे भी जान माल का भारी नुकसान हो रहा है। गाजा में आम शहरियों को भी इसका भारी खामियाजा भुगतना पड़ रहा है और शनिवार को जो गाजा पट्टी की तरफ से हुआ जो हमास का हमला है उसके बाद इजराइल ने युद्ध के हालात की घोषणा कर दी है और हालात यहाँ तक बिगड़े हैं कि ये तमाम जो इलाके हैं वहाँ अभी भी बहुत ही अफरा तफरी की स्थिति है। कई इलाकों में अभी भी जो मुठभेड़ है वो जारी है और इजराइल का ये कहना है कि वो जब तक इसका बदला नहीं लेगा पूरी तरीके से वो रुकेगा नहीं और उसकी कोशिश होगी कि हमास को पूरी तरह से उसकी कमर तोड़े। लेकिन दूसरी तरफ हमास जो है वो भी अपने सहयोगियों और अपने समर्थक देश या जो संगठन है उसके साथ अपनी जो लड़ाई है वो जारी रखे हुआ है। और यहाँ जो हम गाजा के सीमावर्ती इलाके में, गाजा पट्टी के सीमावर्ती इलाके में खड़े हैं और जिस वक्त आपके लिए रिपोर्ट लेकर आ रहे हैं उस वक्त भी धमाकों की आवाज़ यहाँ साफ सुनाई पड़ रही है। तो जिस तरह से उमा शंकर बता रहे हैं कि अब इजराइल ने हमले तेज कर दिए और वहां पर हमास भी तैयारी कर रहा है और ईरान जैसे देशों से मदद ले रहा है जो उसको लगातार समर्थन दे रहे हैं, तो ऐसे में आगे आने वाले वक्त में इतनी जल्दी ये युद्ध, ये लड़ाई जो है वो खत्म हो जाएगी ऐसा लगता नहीं। ये संघर्ष लंबा चलने वाला है और जिस तरह से इजराइल इस मामले में अब डिफेंसिव हुआ है या अब अपनी रक्षा को वो आगे आया है, ये लड़ाई फिलहाल लंबी चलने वाली है। लेकिन आखिर क्या है इजराइल फिलिस्तीन का ये विवाद, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। दुनिया के सबसे पुराने और हिंसक झगड़ों में से एक, दो आंदोलन, यहूदी प्रोजेक्ट और फिलिस्तीनी प्रोजेक्ट। दोनों का एक ही इलाके पर दावा। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्क साम्राज्य की हार के बाद ब्रिटेन का फिलिस्तीन पर कब्जा हुआ, जहां यहूदी अल्पसंख्यकों और अरब बहुसंख्यकों की आबादी थी। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने फिलिस्तीन में यहूदियों का एक देश बनाने का जिम्मा ब्रिटेन को दिया, जिससे दोनों समूहों के बीच तनाव बढ़ा। 1920 से लेकर 1940 के दशक तक फिलिस्तीन में बड़े पैमाने पर यहूदी प्रवासी आए, क्योंकि वो यूरोप में होने वाले जुल्म से भागकर अपना एक अलग देश चाहते थे। यहूदियों और अरबों के बीच तनाव बढ़ा। 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन का विभाजन करके उसे यहूदी और अरब देशों में बांटने और यरूशलेम को अंतर्राष्ट्रीय प्रशासन के तहत करने के लिए वोट दिया। यहूदी नेतृत्व ने फैसले का स्वागत किया
अरब पक्ष ने इसे ठुकराया और इस पर अमल नहीं हुआ। 1948 में यहूदी नेताओं ने इजराइल की स्थापना की। दुनिया का पहला यहूदी देश बना। इसका फिलिस्तीनियों ने ऐतराज किया। इससे जंग छिड़ गई। पड़ोसी अरब देशों की फौजों ने दखल दिया। लाखों फिलिस्तीनी या तो भाग गए या अपने घरों से निकाल दिए गए। इस घटना को वो अल नकबा या तबाही के तौर पर याद करते हैं। पूरा इलाका 3 हिस्सों में बटा, इजराइल, पश्चिमी किनारा और गाजा पट्टी। फिलिस्तीनी आबादी गाजा पट्टी और पश्चिमी किनारे में रहती है। फिलिस्तीनी विरोध की अगुवाई में पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने यासीर अरफात के नेतृत्व में जो सबसे ताकतवर फिलिस्तीनी नेता के तौर पर उभरे। पिछले कुछ दशकों में हमास, इस्लामी जिहाद और लेबनान में स्थित हिजबुल्लाह जैसे कट्टरपंथी संगठनों की छोटे छोटे इलाकों पर नियंत्रण के लिए इजरायली बलों के साथ झड़पें होती रहीं। ये एक ऐसी लड़ाई है जिसमें अरब जगत एक तरफ और दूसरी तरफ इजराइल और अमेरिका समेत उसके सहयोगी पश्चिमी देश हैं। फिलिस्तीनियों का कहना है कि दशकों से उन पर जुल्म हो रहा है और उनके इलाके में जीवन स्तर बेहद खराब है, जबकि अमेरिकी मदद के साथ इजराइल की फौज दुनिया की सबसे अच्छी सेनाओं में से एक है, जो ताकत के इस्तेमाल से इजरायली इलाका बढ़ाती जा रही है। तो शनिवार सुबह का वो वक्त था जब इजराइल पर गाजा पट्टी से हमास के अचानक हुए हमलों ने सबको हिलाकर रख दिया। हमास के हमले में मरने वाले इजरायली नागरिकों और सुरक्षा बलों की तादाद 700 के पार चली गई है। मारे गए लोगों में 10 नेपाली छात्र भी हैं। करीब 2100 लोग घायल हो गए हैं। एश्केलॉन शहर में शनिवार को रॉकेट से हुए हमलों में काफी नुकसान हुआ है। रिहायशी इलाकों में रॉकेट गिरे हैं, जिससे इमारतें पूरी तरह से खंडर में बदल गई हैं। वहां का हाल बता रहे हैं हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह। दक्षिणी इजराइल के एश्केलॉन शहर में अभी उस जगह पर हम हैं जहां शनिवार को जब गाजा पट्टी की तरफ से रॉकेट का हमला हुआ तो रिहायशी इलाके में रॉकेट्स आकर गिरे और देखिए किस तरह की तबाही का जो आलम है वो यहाँ नज़र आता है और कई घर इसकी जद में आकर पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से ये जो है ये पूरा घर जो है वो तबाह हो गया और ये रॉकेट हमले में हुआ है। एक एक चीज़ जो है नेस्तनाबूद हो गई है। बाइक यहाँ पे है, वो बाइक भी जो है वो टूट गई है। हर एक जो घर का सामान है वो इस तरीके से बिल्कुल नेस्तनाबूद हो गया है। गीजर हो, साइकिल हो, एसी हो और सोचिए कि इसकी जद में जो कोई भी आया होगा उसकी क्या हालत हुई होगी। तो ये बर्बादी की एक छोटी सी दास्तान है। इस तरह से दर्जनों जगहों पे जो रॉकेट के जो हमले हैं वो हुए हैं और उसमें लोगों की जान भी गई है। और सिर्फ रॉकेट के हमले ही नहीं बल्कि जो इंडिस्क्रिमिनेट फायरिंग की यहाँ पर हमास के जो आतंकी हैं उन्होंने आकर और उसमें जो लोगों की जान गई है वो तो गई ही है, लेकिन ये शहर अभी भी धमाकों से गूंज रहा है। रह रह कर यहाँ पर जो रॉकेट हमले की आवाज़ जो है वो आती है। इंटरसेप्ट उसको बेशक किया जा रहा है, लेकिन एयर सायरन की आवाज़ भी आती है। जवाबी कार्रवाई भी इजराइल की तरफ से हो रही है, लेकिन कई शहर ऐसे जहाँ पर इस तरह की बर्बादी के निशान जो हैं वो हैं। और अभी जो जानकारी आई है उसके मुताबिक ये कि 3 लाख के आसपास जो रिजर्विस्ट हैं उनको जो मुस्तैद करने की, उनको तैनात करने की का जो फ़ैसला है वो लिया गया है। जो गाजा पट्टी का जो इलाका है वहाँ पे बिजली पानी बंद करने की इजराइल की तरफ से ऐलान किया गया है। और ये भी कहा गया है कि ये मानव नहीं है बल्कि मानव के भेष में जो पशु हैं उनसे लड़ाई चल रही है। हालांकि इस तरह के बयान की काफ़ी आलोचना भी हो रही है, क्योंकि जो गाजा स्ट्रिप है वहाँ पे बहुत से आम जन भी रहते हैं जिनका कोई कसूर नहीं, जो किसी तरह की हिंसा में हिस्सा नहीं लेते। तो सबको इस तरह से टारगेट करना, और ये भी कहा गया है कि वहाँ से लोगों को निकल जाना चाहिए क्योंकि इजराइल जो है वो हमला करने वाला है। तो इस तरह आम लोगों को जो नुकसान जिस तरह से यहाँ हुआ है वहाँ भी पहुँच रहा है और इस वजह से ये जो और मामला गंभीर होता जा रहा है। आम लोगों को खासा जो खामियाजा है इस युद्ध का उठाना पड़ रहा है और इसी का एक नमूना ये घर है जहां अब कुछ भी नहीं बचा। तो फिलहाल 5 की बात में एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। खबरों के सिलसिले को ब्रेक के बाद आगे बढ़ाएंगे।
तो आखिर हमास की रणनीति कैसी रही, क्या रही और उसके पास हथियार कहां से आते हैं, किस तरह से वो इतने आधुनिक हथियारों से लैस होता जा रहा है और साल दर साल उसने अपनी ताकत बढ़ाई है, अपने लड़ाके जो हैं उनको और ज़्यादा ट्रेनिंग दी है। अफगानिस्तान से भी इसका कनेक्शन है। हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली एक लंबा वक्त इजराइल में बिता कर आए हैं, पूरी एक जानकारी आपको दे रहे हैं कि किस तरह से हमास जो है उसके पास हथियार पहुंचते हैं। इजराइल और हमास के बीच हो रहे युद्ध के बीच सबसे चिंताजनक विषय यह है कि हमास जैसे आतंकी संगठन को गाजा पट्टी में हथियार कहां से मिल रहे हैं। यही जानने की और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हमास को गाजा पट्टी, जो तीनों तरफ से इजराइल, इजिप्ट और समुद्र से ब्लॉक्ड है, वहां पर हथियार कैसे पहुंचते हैं। गाजा कोस्ट पर हथियार गिराए जाते हैं, तस्कर जहाज़ों की मदद से ये सप्लाई करते हैं और इजराइल की निगरानी के बावजूद ये सप्लाई जारी रहती है। और इसी सप्लाई लाइन को रोकने में अब इजराइल को जो है अमेरिका की मदद मिलेगी और अमेरिका ने कहा है कि उनकी नेवी फ्लीट पूर्व मध्य सागर में रवाना हो रही है। दूसरा तरीका जो होता है जिससे हमास को हथियार उपलब्ध कराए जाते हैं वो तरीका है टनल के रास्ते। अब ये टनल कहाँ पर बनाए गए हैं? ये मिस्र और गाजा के बॉर्डर पर बनाए गए हैं, क्योंकि मिस्र के साथ इजराइल की सीमा है और इजराइल का इलाका यानी गाजा का वो इलाका है, गाजा पट्टी है जो मिस्र के साथ जिसका बॉर्डर है, और वहीं पर टनल के जरिए तस्करी जो है हथियारों की जाती है। ईरान और सीरिया से फेजर 3, फेजर 5, M302 रॉकेट, ऐसे हथियार वहां पर सप्लाई किए जाते हैं। और पिछले कुछ दिनों से इजराइल पर रॉकेट के हमले भी बढ़े हैं, जिससे ये पुष्टि होती है कि कहीं ना कहीं बाहर से ही हमास को इजराइल गाजा पट्टी में हथियार सप्लाई करवाए जा रहे थे। शनिवार को करीब इजराइल पर 5000 रॉकेट दागे गए हैं। अब इस पूरे मामले में अफगानिस्तान का भी कनेक्शन सामने आ रहा है। अफगानिस्तान का कनेक्शन ये है कि तालिबान के पास यूएस द्वारा छोड़े गए हथियार अब तालिबान के हाथ में लग गए हैं और ऐसी सूचना मिल रही है, ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि कहीं ना कहीं हमास द्वारा यूएस हथियार का इस्तेमाल किया जा रहा है। जो तालिबान के पास यूएस द्वारा हथियार छोड़े गए थे अब वो हमास के हाथों तक पहुंच गया है और इसकी भी पुख्ता जानकारी है कि भारत के कश्मीर तक भी यूएस के हथियार पहुंच रहे हैं। तो इस तरह से अपनी ताकत लगातार बढ़ाता जा रहा है हमास। तो युद्ध का आज तीसरा दिन है, दोनों ही ओर से जमकर हमले किए जा रहे हैं। हालांकि इजराइल अब धीरे धीरे हावी होता हुआ नजर आ रहा है। हमास के हमले में 700 से ज़्यादा इजरायली नागरिकों की जो जान गई है उसका बदला अब इजराइल लेगा, वो पीछे नहीं हटने वाला है। और उसने ये साफ भी कर दिया है कि जिस तरह की ये जंग शुरू की है हमास ने, अब वो सत्ता पर काबिज नहीं बचेगा जब तक ये जंग खत्म होगी और उसके पास वो ताकत भी नहीं बचेगी, क्योंकि इजराइल अब पूरी तरह से इस लड़ाई पर हावी होने जा रहा है। इस सब के बीच अमेरिका ने हमास के खिलाफ जंग में इजराइल को समर्थन और सैन्य मदद देने का ऐलान भी कर दिया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, अलग अलग तरीकों की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिसमें हमलों की तस्वीरें हैं। यहाँ पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो हैं वो भी अब खुलकर यहाँ पर सामने आ गए हैं। अमेरिका ने इजराइल को एक बार फिर से यहाँ पर मदद का ऐलान कर दिया है, समर्थन का ऐलान कर दिया और साथ ही सैन्य मदद का आदेश जो है वो भी जारी कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिकी जहाज़ों और युद्धक विमानों को इजराइल के पास तैनात करने का आदेश दिया है। हमास ने इजराइल के कई नागरिकों को बंधक भी बनाया है और अब ये खतरा मंडरा रहा है कि हमास इन बंधकों को ढाल की तरह इस्तेमाल कर सकता है। तो तबाही की तस्वीरें आपके सामने हैं कि किस तरह से हमास के लड़ाके जो हैं वो शनिवार को अचानक दाखिल हुए हैं और उसके बाद उन्होंने हमले एक के बाद एक किए। कई रॉकेट दागे गए हैं जिससे इजराइल को खासा नुकसान पहुंचा है और हमास का ये हमला इजराइल पर बीते कई दशक में हुआ सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। इस हमले के तुरंत बाद इजराइल ने गाजा पट्टी में हमास के खिलाफ अब युद्ध का ऐलान कर दिया है और जो इजराइल ने हमले किए हैं उसमें फिलिस्तीनी नागरिक जो हैं वो 400 के करीब मारे गए हैं। तो हमारे दो सहयोगी उमाशंकर सिंह और कादम्बिनी शर्मा जो हैं वो इजराइल पहुंच चुके हैं। ग्राउंड जीरो से तमाम रिपोर्ट्स अपनी वो भेज रहे हैं। जब वो तेल अवीव पर पहुंचे थे, वहां से एस्केलॉन शहर जाते वक्त कार से ही उन्होंने वहां का हाल बताया है कि आप उसमें देख सकते हैं कि किस तरह का सन्नाटा पसरा हुआ है, सड़कें सूनी हैं और कुछ जगहों पर तबाही का मंजर जो है वो भी देखा जा सकता है। पहले दिल्ली से दुबई और फिर दुबई से तेल अवीव और तेल अवीव हवाई अड्डे से सीधे एस्केलॉन शहर की तरफ मैं और मेरे सहयोगी कादम्बिनी जो हम पहले आए इजराइल नवंबर में मैं आया, इस साल ही अप्रैल में आप आई थी। तो जिस तरीके की जो सड़कों की हालत थी, जो जिस तरह से गाड़ियों की तादाद थी वो अभी नज़र नहीं आ रही। बिल्कुल उमा, मैं तो एयरपोर्ट से ही मैं देख रही हूँ कि वहाँ पे पहले जितनी उड़ानें थी वो अभी नहीं
he says that he hasn't. इसका सीधा सा जो कारण है वो ये है कि कई फ्लाइट्स जो हैं यहाँ पे जो वॉर जैसी स्थिति हो गई है उसके कारण फ्लाइट्स आर कैंसिल्ड. ऑब्वियसली पीपल आर स्केर्ड ऑफ गोइंग टू वॉर लाइक एरिया, सो इट इज द इम्पैक्ट इज बीइंग सीन एवरीवेयर. जी, और ये यहाँ पे एक जो मौसम जो माना जाता है वो टूरिस्टों का मौसम माना जाता है, लेकिन जिस बड़ी तादाद में यहाँ पे लोगों की मौत हुई है, जितने बड़े इलाकों में यहाँ पे रॉकेट्स आकर गिरे हैं, एस्कलॉन उनमें से एक है जहाँ पे हम अभी जा रहे हैं, तो इससे एक जो भय का माहौल बना है और यहाँ जो खतरे की स्थिति पैदा हुई है उसकी वजह से यहाँ पे जो फुटफॉल है वो कम हुआ है और जो ज़रूरी काम से आने वाले लोग भी हैं उन्होंने भी अपनी यहाँ यात्रा भी फिलहाल के लिए टाल दी है. बिल्कुल, लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगी कि लोग जो यहाँ पर आ रहे हैं, जो स्थानीय लोग हैं, they seem quite confident because they have this, in spite of everything that has happened, but they seem to have some trust. The questions are being asked कि आखिर ऐसे हुआ कैसे, लेकिन तब भी वो ट्रस्ट जो है वो ख़त्म नहीं हुआ है अपनी फोर्सेस के ऊपर, and that's a good thing. I think now the efforts are on to repel these terrorists, जैसे आपने भी बताया हुआ, और एक बात मैं जिक्र अभी करें, जैसे हम अभी टैक्सी में बैठे और जो हमारे टैक्सी ड्राइवर हैं उन्होंने हमें अपनी वॉकी टॉकी पे अपने दोस्त के साथ बात कराई. वो कोई एक्सपर्ट टाइप लग रहे थे और इस वजह से इन्होंने जो खुद बताया वो तो बताया ही, और उन्होंने ये बताया कि अगर किसी तरह के सायरन की आवाज़ आती है तो दरवाज़ा ये खोल देंगे और हमें जो है दरवाजे से बाहर निकल कर, गाड़ी रुकेगी, दरवाज़ा खुलेगा और दरवाजे के बाहर ज़मीन पर जाकर लेट जाना है. बिल्कुल, और ये बहुत अहम है क्योंकि सायरन बजने पर यहाँ पर लोग शेल्टर्स में चले जाते हैं. ये हमेशा का रहा है और यहाँ पर ये सिचुएशन रहा है कि रॉकेट आते रहे, दूसरी गाजा की तरफ से फायर किए जाते रहे, सो दैट हैज़ बीन अ रिक्वायरमेंट. और हम अभी दिखाते हैं इस तरीके से यहाँ पे जगह जगह जो पुलिस की गाड़ियाँ हैं वो हैं. अमूमन पहले भी हुआ करती होंगी जी, लेकिन अभी जिस तरीके के हालात हैं उसमें जाहिर सी बात है कि जो चौकसी और ज़्यादा बढ़ती जा रही है. बिल्कुल, और वो रिक्वायर्ड भी है. इट इज़ अ रिक्वायरमेंट नाउ बिकॉज व्हाट हैज़ हैपेंड इज समथिंग सो सीरियस दैट इट हैज़ हैपेंड आफ्टर 50 years, and even before when it happened earlier that was a war between the nations, but now this is a terror attack, and लोगों को अभी भी पता नहीं है कि सभी टेररिस्ट जो है वो भगाए गए हैं या नहीं. कुछ का अभी भी यहाँ पे छुपे होने की आशंका है, कई जगहों से फ्लश आउट करने की कोशिश हो रही है. सो द एफर्ट इज कंटिन्यूसली ऑन, बट इट इज़ अ वेरी सीरियस सिचुएशन विच कैन हैव implication in this region as well as the world. 8 जगह ऐसी बताई गई है जहाँ पे अभी भी मुठभेड़ जैसी स्थिति है और ये माना जा रहा है कि वहाँ से अभी हमास के जो आतंकवादी हैं उनको पूरी तरह से निकाला नहीं जा सका है. कुछ जगहों को उन्होंने होल्ड अप करके रखा हुआ है, शायद कुछ बंधक भी उन्होंने बनाए हुए हैं. हालांकि बंधक की जहाँ तक बात है तो तकरीबन 100 की तादाद जो है वो बताई जा रही है, जिसमें वो गाजा पट्टी लेकर चले गए हैं. लेकिन उनकी हालत क्या है इसके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ जानकारी अभी नहीं है. लेकिन जो ये चुनौती है वो भी एक बहुत बड़ी चुनौती है और देखना है कि उन बंधकों के साथ वो क्या करते हैं, किसी तरह का नेगोशिएशन होता है, क्या कोई एक्सचेंज की मांग होती है, या फिर जिस तरीके की बात पीछे सामने आई है कि बहुतों की हत्या भी वहाँ पे कर दी गई है. खुदा न खास्ते ऐसा ना हो, लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये और ज़्यादा स्थिति को भयावह करेगी. बिल्कुल, भयावह स्थिति लगातार बनी हुई है और वैसे मैं अभी इस वक्त सड़क देख रही हूँ, बिल्कुल सुनसान लग रही है, जबकि करीब ऐसा ही जब पिछली बार मैं यहाँ थी और काफ़ी चहल पहल थी. तो ये एक नाउ दिस इज सिंबलिक ऑफ व्हाट इज हैपनिंग हियर, बट इट इज़ ऑल्सो एन एफर्ट, अ वेटिंग गेम विच इज़ हैपनिंग, दैट हाउ सून द IDF कैन रिपेल द टेररिस्ट फ्रॉम दिस कंट्री, इट्स प्रॉब्लम्स, बट इट इज़ समथिंग विच हैज़ बीन हैपनिंग फॉर डिकेड्स. द वे थिंग्स हैव स्टार्टेड इज समथिंग विच इज़ न्यू. जी बिल्कुल, देखिए पहले जो यहाँ पे हमले होते थे इक्का दुक्का, देखिए एक और बैरिकेड, देखिए जो एयरपोर्ट की तरफ जाने वाला रास्ता है वहाँ पे लगातार जो चौकसी है वो बढ़ती जा रही है. तो मैं ये बात कर रहा था कि पहले यहाँ पे रॉकेट के इक्का दुक्का हमले जो हैं वो होते थे और शेल्टर जो है लोग शेल्टर की तरफ भागते थे, लेकिन 5000 के आसपास रॉकेट और वो भी थोड़े समय में दागना, उसके बाद जो हालात बने सुरक्षा के वो काफ़ी भयावह हैं.
यही वजह है कि बहुत ज़्यादा चौकसी यहाँ पे बढ़ती जा रही है। और जो जवाबी कार्रवाई की आप बात कर रही हैं कादमनी, जवाबी कार्रवाई तो शुरू कर दी गई है इजराइल की तरफ से, लेकिन लगता है कि जो कुछ उन्होंने तय किया है उसका बहुत छोटा हिस्सा अभी देखने को मिला है। अभी वहाँ पे एक फिलिस्तीन टावर है, उसको गिराया गया। 200 से 300 लोगों के मारे जाने की वहाँ पे खबर आई है गाजा पट्टी से, और बड़ी तादाद में सिविलियंस भी इसकी जद में आ रहे हैं, जिस बात का अंदेशा पहले से था। लेकिन इजराइल का ये कहना है कि उन्होंने क्योंकि उकसाया है हमला करके, तो रिटेलिएशन उनका हक बनता है। जी बिल्कुल, और यही बात जो है वो अमेरिकी राष्ट्रपति भी कह रहे हैं। जो बाइडेन ने सेड द सेम थिंग, सेड दैट ही स्टैंड्स विद इजराइल, और पीएम मोदी ने भी इस बात को लेकर, जो हमला हुआ है उसको लेकर दुख प्रकट किया है। अगर आप देखें, अभी हम आपको आगे भी दिखाएंगे, ये जो असलाह है, ये सारी मिलिट्री की गाड़ियाँ जो हैं वो लगातार बख्तरबंद गाड़ियाँ जो हैं वो लगातार जा रही हैं, कहीं स्पेसिफिक जगह जा रही हैं, और it is like just doing patrols here is still to be seen, but we have learned that many tanks have been taken to southern region. There are footage which have come, and they show how the situation is trying to be salvaged from what has happened since Saturday morning. So the situation is tense, but the support is there. There is a warship which has to support Israel. जी बिल्कुल, जब हम प्लेन में आ रहे थे तो लगातार हम जो लाइव कवरेज आ रही थी टीवी पे, चाहे वो जो भी विदेशी चैनल CNN हो या BBC हो, उसके जरिए जो जानकारी आ रही थी, तो हमें ये जानकारी मिली कि किस तरीके से अमेरिका ने जो अपना समुद्री बेड़ा है वो भी भेजा है इस इलाके की तरफ, और ज़्यादा जो सैन्य मदद है उसकी बात भी की है। 3.8 बिलियन जो डॉलर है हर साल उसकी मदद इजराइल को दी जाती है, और ये कहा गया है कि ये मदद और ज़्यादा बढ़ाई जाएगी। वो कितनी होगी इस बात का खुलासा भी नहीं किया गया है, लेकिन जाहिर सी बात है जितना बड़ा ये हमला हुआ है और अमेरिका सबसे मजबूत एक साझीदार है इजराइल का, तो उसके साथ खड़ा होना उसका लाजमी है। और जो इस इलाके में तमाम जो अरब कंट्रीज़ के जो बहुत सारे की जो ताकतें हैं, चाहे वो हिजबुल्लाह हो, चाहे वो ईरान वो जो कि हमास के पीछे खड़ा बताया जाता है, तो वो ताकतें एकजुट होकर कोई और ज़्यादा बड़ा जो हमला है वो ना करें। इस बात को नकारने के लिए एक दबाव बनाने की कोशिश अमेरिका की लगती है कि उन्होंने अपना जो असला, अपना जो समुद्री बेड़ा है वो इस इलाके में भेजने की बात की है। बिल्कुल, और ये शायद होना ही था, क्योंकि जो इस इलाके का इम्पोर्टेंस है, जो सिग्निफिकेंस हिस्टोरिकल आप कहें या रिलीजियस कहें, वो जो सिग्निफिकेंस है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। ये शायद ही किसी का हो पूरी दुनिया में, और ये एक तरह से गर्व की भी बात है, और ये सबसे बड़ा कन्फ्लिक्ट पॉइंट भी है। डिकेड से इस बात की बात हो रही है कि इसका क्या सोल्यूशन निकलेगा। देयर हैव बीन मेनी सजेशंस, बट देयर हैव बीन नो सोल्यूशन। नाउ द प्लेस वी आर मूविंग टू, आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट दैट as well, about which we are talking. This is the southern region, and it is barely around 10 to 12 kilometers from Gaza Strip. In fact, when we reach there, we'll try to show you how close it is, and we can see the lights from there, and also when the retaliatory fire is happening, you can see the explosion, the fire there. So this is one area from where Israel, the IDF, is trying to repel as many as possible. It seems that the situation is in control, but not completely so. That is something of a worry. बिल्कुल, जो एस्केलॉन है, जो पहली तस्वीर दिल्ली में जब हम थे और हमारे पास आई, तो वो एस्केलॉन की ही तस्वीर थी, जहाँ पे रिहायशी इलाके में आकर रॉकेट गिरा था और वहाँ पे आग लगी थी, कई गाड़ियाँ उसकी जद में आई थी। और जाहिर सी बात है कि जो हमास के आतंकवादी जब वहाँ पहुँचे थे तो उन्होंने गाड़ियों पे ताबड़तोड़ फायरिंग भी की थी और लोगों की जान भी ली थी। तो वही शहर है ये एस्केलॉन, वही हिस्सा है शहर का, और वहीं हम जाकर आपके लिए स्थिति बताने की कोशिश करेंगे कि क्या है वहाँ पर। और जो जैसा कि आपने बताया कि वो बमुश्किल 10 किलोमीटर दूर है गाजा पट्टी से, और जो गाजा पट्टी से कम दूरी होने की वजह से वो आसानी से रॉकेट की जद में आ जाते हैं यहाँ के लोग और ये जो इलाका है। और यही वजह है कि जो सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुँचा है उसमें एस्केलॉन शहर भी एक है। बिल्कुल, और इस पर लगातार हम रिपोर्ट करेंगे। डू कीप ट्यूनिंग इन, बी ट्यून्ड इन to NDTV India, NDTV 24/7 will bring you all the ground reports with all analysis and the big players, what is happening everywhere in this very very serious situation. हिंदी और अंग्रेजी दोनों चैनलों पर हमें आप हमारी रिपोर्ट को देखिए और हम आपके लिए ताज़ा स्थिति को लेकर आएंगे। हमें अभी इजाज़त दीजिए हमारी सहयोगी कादमनी शर्मा के साथ।
तेल अवीव से।